फ्रेंड्स, मैं रवि लखानी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियोस में हमने आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट और जेईई जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें से हम इस टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही एग्जाम में, आरपीएससी जूनियर अकाउंट, जेईई जूनियर अकाउंटेंट में। तो आप टॉपिक को ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ मैं आपको अकाउंटिंग का मतलब समझाने वाला हूँ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ एन एंटिटी। Accounting is an art of recording, classifying, summarizing and analyzing the financial transactions of an entity with a view to ascertain profit or loss and financial position of such entity। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने क्या लिखा? अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का मतलब होता है उसकी किताबों में एंट्री करना। एंट्री क्या करते हैं? एंट्री एक किताब में करते हैं जिसका नाम होता है जर्नल, JOURNAL, जर्नल। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हो जाता है तो ट्रांजेक्शन्स एक किताब में रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, जर्नल में रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम वहां पर सब्सिडी बुक्स रखते हैं। सब्सिडी बुक्स कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है? 8 टाइप्स की होती है। मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले किताबों में एंट्री करना है, उसके बाद उसको लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करना है, पोस्टिंग करनी है। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफाइंग। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाइंग का मतलब लेजर पोस्टिंग हो गया। फिर उसके बाद समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है ईयर एंड पे हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, और अपने अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद, यानी जो जनरल और लेजर पोस्टिंग आपने साल भर किया उसको क्लोज करने के बाद टीबी बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जो आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं उसे ही बोलते हैं समराइज करना। अपने अकाउंट्स को ईयर एंड पे समराइज करके क्लोज करना। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग हो गया, यानी एंट्री करना हो गया, क्लासिफाइंग यानी लेजर पोस्टिंग हो गया, और उसके समराइज करने का मतलब अकाउंट्स को ईयर एंड पे क्लोज करके फाइनल अकाउंट्स तैयार करना। और उसके बाद जब फाइनल अकाउंट्स तैयार हो जाते हैं तो हम उन अकाउंट्स की एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब है जैसे हम रेशियो निकालते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, भाई पिछले ईयर के मुकाबले हमारी सेल बढ़ी है या कम हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है या कम हुआ है। रेशियोज निकालते हैं। रेशियोज कई तरह के होते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है, करंट रेशियो होता है, कई प्रकार के रेशियोज होते हैं। उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि हमारी पोजीशन कैसी है। तो अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग हो गया, यानी किताबों में एंट्री करना हो गया, क्लासिफाइंग यानी लेजर पोस्टिंग हो गया, समराइजिंग यानी आपका फाइनल अकाउंट्स हो गया, उसके बाद उसको एनालिसिस करना है। अब ये सब करने के बाद आजकल क्या हो गया? अकाउंटिंग का एक और रोल है जिसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग। तो जहां मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है वहां पर एक लाइन और ऐड कर दीजिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिपोर्टिंग of these transactions. It also includes reporting of these transactions to outside agencies, regulators and tax entities. इसका मतलब है आज की तारीख में अकाउंट्स का एक रोल रिपोर्टिंग करना भी है। इसीलिए आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के जो फाइनल अकाउंट्स है वो किताबों में छप के आते हैं, और या वो अपने शेयर होल्डर्स को घर पे एनुअल रिपोर्ट भेजती है। इसीलिए उनका काम आज की तारीख में अकाउंटिंग का काम एक और रोल है जिसका नाम है रिपोर्टिंग। आपको रिपोर्ट भी करना है। जिस पर्सन का आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है उनको आपको अपने अकाउंट्स रिपोर्ट भी करने हैं, उनको बताना है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहला टर्म लेने वाला हूं, जो बेसिक टर्म, अकाउंटिंग टर्म लेने वाला हूं, उसका नाम है एक्सपेंडिचर। क्या नाम है? एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर लिख लीजिए। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? हम कोई भी खर्चा करते हैं उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब अकाउंट्स की भाषा में इस एक्सपेंडिचर को हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंस बोल लीजिए आप,
और तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस और तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे हिंदी में बोलते हैं अपन पूंजीगत व्यय। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पूंजीगत व्यय। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलने वाला है, उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलने वाला है उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा व्यय जो किसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड नहीं है, उसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलने वाला है, उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, लैंड, व्हीकल, ये सब क्या है? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसे हम एसेट्स मानते हैं और बैलेंस शीट में हम कहां दिखाते हैं? उसे एसेट साइड पे दिखाते हैं और उन पर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। लैंड पे नहीं होता है, बाकी बिल्डिंग पे, व्हीकल पे, इन सब पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं अपन, ठीक है। उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक नहीं करते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर एक साल का एक्सपेंडिचर नहीं है। हमारा दूसरा एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंस। देखो रेवेन्यू एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होते हैं, यानी जिसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक नहीं मिलने वाला है, उसका बेनिफिट हमको उसी साल में मिलने वाला है, उसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और तीसरा मैंने आपको बताया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, देखो डेफर्ड रेवेन्यू, इसका मतलब है उसके नेचर के हिसाब से तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसका अमाउंट इतना बड़ा है कि हम पर्टिकुलर एक साल में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका नेचर में तो वो आपका रेवेन्यू की तरह है, लेकिन उसका अमाउंट इतना बड़ा है कि हम पर्टिकुलर किसी एक ईयर में उसको बुक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको डेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मैंने 5 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अगर वो रूटीन होता तो क्या कहलाता? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता, लेकिन इसका अमाउंट इतना बड़ा है और पर्टिकुलरली वो उसको हम किसी एक ईयर में बुक नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या डिसाइड किया है, जो 5 लाख का हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया उसको हम क्या करेंगे? ईयर टू ईयर डेफर करेंगे। तो हम पहले साल उसको कितना बुक करेंगे? 5 ईयर्स में डेफर करना है तो पहले साल में कितना बुक करेंगे? 5 लाख में से 1 लाख बुक करेंगे, यानी पहले साल के पीएनएल अकाउंट में 1 लाख शो होगा, बाकी 4 लाख हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमको उसको एसेट साइड पे दिखाना पड़ता है, तो एसेट साइड पे कितना आएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से 4 लाख। फिर अगले साल क्या होगा? वापस उसमें से 1 लाख पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, फिर कितना दिखेगा? 3 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? वापस उसमें से 1 लाख पीएनएल अकाउंट में शो हो जाएगा और बाकी 2 लाख कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हेड 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलता है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, व्हीकल एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको केवल शॉर्ट पीरियड में मिलता है या उसी साल में मिलता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंस। और तीसरा मैंने आपको बताया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला अपन बढ़ते हैं, अगला लिख लीजिए आप, एसेट। एसेट हिंदी में से बोलते हैं संपत्ति। देखो एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है कोई भी रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, इसे ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है, उसका मतलब होता है एसेट्स। अब यहाँ पर अपन को टाइप्स ऑफ एसेट्स पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एसेट, संपत्तियों के प्रकार। नंबर 1, देखो हम एसेट्स को बाइफरकेट कर सकते हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल में। क्या बताया मैंने? टेंजिबल और इंटेंजिबल। नंबर 1 लिखिए टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट, TANGIBLE, टेंजिबल एसेट। देखो टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और उसको हम छू सकते हैं। दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, व्हीकल है, स्टॉक है, उनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलेंगे हम? टेंजिबल एसेट्स। अगला है इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसी एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनका मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसको हम बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट। जैसे गुडविल, हिंदी में बोलते हैं ख्याति। तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या कहलाएंगे? अपने इंटेंजिबल एसेट्स कहलाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सी इंटेंजिबल एसेट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, उसका मतलब पता होगा तभी आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। ऐसे एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, फिर भी उनका मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसके हम क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। अगला एसेट्स का प्रकार लिख लीजिए फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्ति। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है जिनका
जिनका यूटिलाइजेशन हम लंबे समय तक करने वाले हैं, ऐसी संपत्ति या ऐसा एसेट जिसका यूटिलाइजेशन हम लंबे समय तक करने वाले हैं और उनका अमाउंट नॉर्मली ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसी संपत्ति जो यहाँ फिक्स का मतलब ये नहीं है कि जो जमीन से चिपके हुए हैं। कईयों को स्टूडेंट्स को ये भ्रम होता है, ये मिथ होता है कि फिक्स एसेट्स का मतलब होता है जो एसेट जमीन से चिपकी हुई है वो आपका फिक्स एसेट्स कहलाएगा। ऐसा कतई नहीं है फ्रेंड्स। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जिनको हम लंबे समय तक यूज करने वाले हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल। अब व्हीकल देखो मूव करता है ना, चलता है ना एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन फिर भी वो फिक्स एसेट्स की कैटेगरी का पार्ट है, ध्यान रखना। अगला मेरा है फिक्स एसेट्स के बाद दूसरा अपना है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? ऐसी एसेट्स, हिंदी में से बोलते हैं चालू संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिनको हम 1 साल के भीतर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल कैश अपने आप में करंट एसेट है। स्टॉक, डेटर। स्टॉक का मतलब क्या होता है? ऐसा माल जो अभी तक नहीं बिका। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है ऐसा माल जो अभी तक नहीं बिका, इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। डेटर, जिससे अपन को पैसा लेना होता है, तो डेटर्स को आप उधार कितनी दोगे? 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, तो 12 महीने के अंदर तो नॉर्मली पैसा आ जाता है, इसलिए वो भी करंट एसेट्स का पार्ट है। अगला मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखिए टाइप्स ऑफ एसेट्स के अंदर फिक्टिशियस एसेट्स, FICTITOUS, फिक्टिशियस एसेट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संपत्ति। देखो काल्पनिक संपत्ति नाम से ये काल्पनिक, इसका मतलब है ऐसी आइटम्स जिनको हम एसेट साइड पे दिखाते हैं लेकिन वास्तव में वो हमारी एसेट्स नहीं होती है, केवल हम एसेट साइड पे दिखाते हैं क्योंकि हमको उनका बैलेंस आगे लेके जाना है, उसे हम क्या बोलेंगे? फिक्टिशियस एसेट्स बोलेंगे। मैंने अभी आपको एक थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टीजमेंट का, तो वो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर जिसको हमको डेफर करना है, मैंने बोला था ना 5 लाख का एक्सपेंडिचर किया, उसमें तो 1 लाख हम पीनल अकाउंट में लेके गए, बाकी 4 लाख कहां दिखा रहे हैं? हम एसेट साइड पे दिखा रहे हैं डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से। तो वो जो हम 4 लाख का बैलेंस एसेट साइड पे दिखा रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? फिक्टिशियस एसेट्स बोलेंगे। तो ऐसा आइटम जो हम एसेट साइड पे दिखा रहे हैं लेकिन वास्तव में वो एसेट नहीं है, केवल हमको उसका बैलेंस आके लेके जाना है, इसलिए हम एसेट साइड पे दिखा रहे हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे? फिक्टिशियस एसेट बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे अगले वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।